ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हमारे साथ खुसूसी पॉडकास्ट में मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं, SSP हैं। हाल ही में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनकी खिदमात के सिला में तमगा इम्तियाज़ अता किया गया है। आज इनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। कैसे हैं जनाब, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो पहला सवाल तो आपसे ये होगा आज के अब आज़ाद कश्मीर पुलिस के पहले अफसर हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने इस बड़े एजाज़ से नवाजा है, तो इस पे किसको क्रेडिट देंगे आप? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे हिम्मत और तौफीक दी जी। और फिर मैं उन मज़लूम और बेसहारा लोगों का जिनकी मदद के लिए अल्लाह ताला ने मुझे सबब बनाया, मैं अपनी फैमिली का, आवाम का और बिलखसूस जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर इलियास साहब, IG डॉक्टर अमीर शेख साहब, DIG डॉक्टर खालिद चौहान साहब, जिन्होंने मेरी इन सर्विसेज को अप्रिशिएट किया और रिकग्नाइज़ करते हुए मुझे इस अवार्ड के लिए रिकमेंड किया। अच्छा ये बताइएगा, आज इस मुकाम पर हैं, एक अच्छे पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी रिप्यूट है, मुख्तलिफ ऐसे मुकदमात को आपने हल किया या ऐसे केसेस ट्रेस करके आपने उन मुलजमान को कानून के कटहरे में लाया, किसको क्रेडिट देंगे कि आप के अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं कि जो एक अच्छे और कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर के अंदर होनी चाहिए? इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट किसको देते हैं कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुश्किल केसेस हुकूमतें देती रही आपको और आप हल कर लेते रहे? जी इसमें मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे हिम्मत और तौफीक दी जी। और उसके बाद मेरी अपनी मेहनत है और बिलखसूस मेरे साथ जो जूनियर स्टाफ जो मेरी मदद करते रहे और इस तरह ये मिलजुल कर एक हिम्मत, एक कोशिश का तवील सिलसिला था जिसके नतीजे में ये इस एजाज़ से मुझे नवाजा गया। इससे कबल भी मुझे पुलिस का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, कायदे आज़म पुलिस मेडल जी, वो मिला और 3 बार मुझे PPM प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 3 बार मिला। इसके अलावा 200 प्लस मुझे हायर एफिशिएंसी अवार्ड्स मिल चुके हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कैसे कर लेते थे ये आप सारा, इतने मुश्किल केसेस जिनके सबूत भी नहीं होते थे और वसाइल भी हमारे पास चूँकि पूरे से ही होते हैं, हमारी हुकूमतों के पास भी उस तरह से वसाइल नहीं होते हैं क्योंकि हम उस तरह से बड़ी मजबूत रियासतों में तो नहीं आते फाइनेंशियली हमारे डिपार्टमेंट्स, लेकिन किस तरह से कर लेते थे आप सारा? देखिए इसमें मेहनत होती है, आपकी प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। आप ब्लाइंड केसेस पे वर्क करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, महीने साल भी लग जाते हैं। मुसलसल आपको मेहनत जदोजहद चाहिए होती है और मैं उस हवाले से उन सीनियर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फ़क्तन मेरे सीनियर्स रहे और मुझे गाइड करते रहे। मुश्किल तरीन केसेस कौन से थे करियर के अंदर? चूँकि मुश्किल होता है ना, पुलिस के लिए भी मुश्किल होता है चीज़ों को ट्रेस करना और मसाइल भी होते हैं हमारे यहाँ। ये देखें हर केस दूसरे केस से डिफरेंट होता है और मुश्किल भी होता है। 1991 में इस्लामगढ़ के मुकाम पे एक तारका डाकू गैंग था जो आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध के 100 से ज़्यादा कत्ल, डकैतीज़, अगवा के केसेस में इन्वॉल्व था। उनके साथ हमारा इनकाउंटर हुआ जो 14 घंटे जारी रहा। उसमें मेरे साथ 14 पुलिस वाले जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए और बिलाखिर वो डाकू गैंग जो था वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचा। अच्छा, उनके पास कोई जदीद उस वक्त असला था? जी उनके पास हैंड ग्रेनेड थे और क्लाशनकोफ थे और भारी मकदार में एमुनिशन था। अच्छा, आप एक और केस भी हल हुआ जिस दिन आपको मेडल मिल रहा था, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल जब शेयर की जा रही थी आपने हल किया। बरतानिया की पुलिस के साथ आपने जाके वहाँ पे भी काम किया और एक अगवा केस था, उसमें उसकी क्या डिटेल्स थी? जी उसमें मैं जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जैसे तारका डाकू गैंग का था, उसके बाद 1993 में मीरपुर शहर में एक गैंग था जिसमें पठान थे, वो ब्रिटिश फैमिलीज़ को लूटा करते थे और काफ़ी सारे मीरपुर इस्लामगढ़ में उन्होंने फैमिलीज़ को लूटा, वो हमने गैंग पकड़ा। 1995 में मुजफ्फराबाद में एक इंटर प्रोविंशियल गैंग था डाकुओं का
وہ ہم نے پکڑا. 98 میں اسلام گڑھ چکسواری میں اسی طرح ایک بہت بڑا گینگ تھا, وہ ہم نے پکڑا. اور 2011 میں سمانی گرون میں 8 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میں اس وقت میرپور پوسٹڈ تھا, تو وہ کیس مجھے دیا گیا. وہ ہم نے سرگودا میں ریڈ کر کے 1 سال اور 4 مہینے بعد ہم نے وہ گینگ پکڑا. اسی طرح چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر, ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا مظفر آباد میں, وہ ہم نے کیس ٹریس کیا. ڈاکٹر معید پیر زادہ جو اینکر پرسن ہیں, ان کی مدر کو میرپور میں قتل کیا گیا تھا, اور ان سے جیولری اور باقی چیزیں چھینی گئی تھی. یہ سارے بلائنڈ کیسز ہیں. یہ کیس ہم نے ٹریس کیا. نوشین راجہ تھی, ایک میرپور کی فیمس لیڈی تھی, اس کو قتل کیا گیا. وہ بھی بلائنڈ مرڈر تھا. جی ہاں, بلائنڈ مرڈر تھا. اس کی پلاننگ برطانیہ اور دبئی میں ہوئی تھی. وہ کلرز جو ہیں ہم نے سندھ سے پکڑے. اسی طرح منگلا کی حدود میں ایک انکم ٹیکس آفیسر تھے, قاسم ان کا نام تھا, ان کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا. وہ بھی بلائنڈ کیس تھا. وہ ہم نے ٹریس کر کے گجرات منڈی بہاؤدین سے ہم نے ایک بڑا گینگ پکڑا. اسی طرح میرپور میں ایک فیئر ڈیل منی ایکسچینج لوٹا گیا تھا دن دہاڑے. وہ لاہور شیخوپورہ کے ڈاکو تھے. وہ ہم نے ٹریس کیا. ان سے 93 لاکھ روپے کی فارن کرنسی جو لوٹی تھی وہ ہم نے ریکور کی. اس کے علاوہ کوٹلی میں میری پوسٹنگ رہی. وہاں پہ جو ہیروئن کا انٹرنیشنل اسمگلنگ گروہ تھا وہ ہم نے گرفتار کیا. اسی طرح ڈڈیال میں ایک آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہوئی تھی, جس میں 1 کروڑ سے زائد مالیت کے جو زیورات تھے وہ جیولر سے چھینے گئے. وہ ٹریس ہو کے اس کو جو ڈاکو تھے گرفتار کیے. ڈڈیال میں ایک وقار الطاف ایڈوکیٹ تھے, جی, ان کو قتل کیا گیا برطانیہ سے, جن کی بلائنڈ مرڈر تھا. جو حقیقی بھائی اس کا انوالو تھا برطانیہ سے. وہ ہم نے پنجاب میں ہم نے بلائنڈ کیس تھا, وہ ہم نے ٹریس کر کے ان کو گرفتار کیا. میرپور سے ایک صابر مغل ہیں جن کو میرپور سے کڈنیپ کیا گیا, اور 16 دن ان کو کڈنیپ رکھ کے برطانیہ میں 2,23,000 پاؤنڈ وصول کیا گیا جو تاوان تھا. وہ ہم نے اس میں ہم نے جو تھے اغوا کار وہ گرفتار کیے. اس کیس کے لیے مجھے حکومت آزاد کشمیر نے برطانیہ بھیجا تھا. اس کے علاوہ میرپور میں ایک ساجد نامی لڑکا تھا, اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے والد سے 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگا گیا. تاوان نہ ملنے پہ اس کو قتل کر کے اس کو ڈیڈ باڈی منگلا ڈیم میں پھینک دی گئی. وہ میں نے تفتیش کر کے ٹریس کیا. اس میں جو تھے اغوا کار وہ گرفتار کیے. اسی طرح میرپور میں ایک APS کا بچہ تھا, جی, احسن نام کا, اس کو یہاں سے اغوا کیا گیا. گجرخان میں اس کو بند رکھا گیا اور اس کے والد سے تاوان لے کے اس کو چھوڑا گیا. وہ ہم نے ملزمان ٹریس کر کے گرفتار کیا. میرپور سے ایک 4 سال کا بچہ تھا, اس کو اغوا کیا گیا, فیصل آباد میں تاوان دیا گیا. وہ اغوا کار جو تھے وہ ٹریس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ پے در پہ کامیابیاں دیتا گیا. یہ ایک تو بہت طویل فہرست ہے آپ کے کریئر کی. کیا کبھی ڈر نہیں لگا کہ یار یہ کیا کر رہا ہوں؟ بڑے بڑے مافیاز کو ہاتھ ڈالا نا آپ نے, ہم نے بھی دیکھا آپ کے کریئر کو بڑے قریب سے, تو کیا کبھی ڈر شر نہیں لگا کہ یار یہ کیا ہے؟ ڈر اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگتا ہے. جب آپ نیک نیت ہو کے کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ دن رات کوشش کر رہے ہیں تو پھر ڈر نہیں لگتا اس میں. تو کیا سمجھتے ہیں, میں چونکہ جو لوگ آپ کو قریب سے جانتے ہیں نا, یہ جتنی چیزیں یہ کیسز جو آپ نے گنوائے ہیں یہ ایک حصہ بھی نہیں ہے. کام آپ نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے. آپ رات بھر انویسٹیگیشنز کرتے تھے بطور سپرڈنٹ پولیس, بطور DSP, بطور انسپیکٹر. چھٹی کے بعد یعنی آپ 18-20 گھنٹے بھی آپ کو کام کرتے دیکھا گیا. تو کیریئر کا بڑا حصہ آپ نے محنت کی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مجھے جو کہ شوق بھی تھا اور جو مظلوم تھا اس کی مدد کرنے کے لیے جذبہ بھی تھا, اور اس لیے میں دن رات کرتا گیا. شاید اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم لوگوں کی وجہ سے مجھے عزت دی اور مجھے ان اعزازات سے نوازا. مشکل اس لحاظ سے بھی نہیں ہوتا کہ جب فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے ہمارے نظام کے اندر, جب فیصلہ کرنا ایک طرف طاقتور ہے تو دوسری طرف مظلوم ہے. طاقتور کا پلڑا دنیاوی اعتبار سے
भारी तस्वर किया जाता है हमारे निज़ाम में, उस वक्त खासी मुश्किलात तो कैरियर में आती रही होंगी, लोग नाराज़ भी होते रहे होंगे। जी बिल्कुल, मुश्किलात आती रहीं, लेकिन जब आपका ईमान पुख्ता हो, आपने एक नीति से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है, तो आप जब अमीर या ताकतवर का ख्याल रखेंगे और गरीब के साथ ज़्यादती करेंगे या इंसाफ नहीं दे सकेंगे, तो आप फिर अपने प्रोफेशन से बददियांती कर रहे हैं। नहीं, बतौर पुलिस ऑफिसर जब आप बैठते थे, जब ये फैसले करते थे कि ठीक है अब मैंने इस केस को देखना है या एक शख्स को, एक ख़ानदान को रिलीफ देना है, तो दूसरी तरफ मजबूत लोग होते थे, उस वक्त डिसीजन कैसे ले लेते थे कि ठीक है नहीं यार, मतलब हमने ये भी देखा ना कि कुछ लोग डिसीजन नहीं ले सकते, बड़ी अहम सीटों के ऊपर बैठ के अब उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या सोच के स्टेप्स उठा लेते थे आप? देखिए, जब भी डिसीजन इस तरह का लेते हैं तो सबसे पहले आप अपने ज़मीर को और फिर आप अपने अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह होते हैं, और डिसीजन फिर आपका ठीक होता है जब आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के आप कोई फ़ैसला करते हैं, अल्लाह ताला की उसमें मदद होती है। करियर का कोई ऐसा केस जब उसको हल करते हुए बेशुमार मसाइल आड़े आ गए हों और सोचा हो कि ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको हल कर लिया हो? देखें, जितने मैंने केसेस बताए हैं, इसके अलावा भी कुछ केसेस थे। नवंबर पोस्टिंग के दौरान मैंने हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के जो केसेस थे वो हल किए, जो आज़ाद कश्मीर से लिंक थे। तो इस तरह के ये हाई प्रोफाइल केसेस में हर केस में आपको प्रेशर भी आता है डिफरेंट साइड से, और थ्रेट्स भी आती हैं, लेकिन आपने फेस करना होता है। नए जो पुलिस अफसरान हैं उनको, उनके लिए क्या मशवरा देंगे कि उन्हें अपनी सर्विस के अंदर जो कमिटमेंट है उसके साथ जुड़े रहने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए कि जो मतलब एक यूनिफॉर्म है वो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है, तो उस पर कैसे पूरा उतर सकते हैं वो? देखें, जो जूनियर्स हैं, मैं अपनी सर्विस के दौरान जितने भी जूनियर्स थे, मैं हमेशा उनको यही समझाता रहा, यही गाइड करता रहा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और पुलिस की जो सर्विस है ये अगर नेक नीति से की जाए तो ये किसी तरह भी एक इबादत से कम दर्जा नहीं रखती। तो रिज़्क़ हलाल खाएं, आपने एक नीति से काम करें, और अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। अच्छा, ये बताइएगा, पुलिस सर्विस चूँकि बड़ी हार्ड सर्विस मानी जाती है ना, आप क्या ख्वाहिश करेंगे कि फ्यूचर में आपकी नस्ल में से भी लोग आएँ इस फील्ड के अंदर? जी, पुलिस सर्विस मैंने पहले बताया कि पुलिस सर्विस अच्छी सर्विस है। अगर आप इसको नेक नीति से, दयानतदारी से कर रहे हैं तो ये इबादत का दर्जा रखती है, लेकिन रोज़ बरोज़ हालात जो हैं वो मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों के लिए प्रेफर करूँगा कि पुलिस के अलावा कोई और अच्छी सर्विस करें, कोई और सर्विस करें। क्या समझते हैं कि पहले जितनी आसानियाँ थीं सर्विस के अंदर अब उतनी नहीं रही? जी ऐसे ही है। आप ओवरऑल सोसाइटी को देखें तो हम बदकिस्मती से हम इन्हतात की तरफ जा रहे हैं, और ज़ाहिर पुलिस एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, आपने डायरेक्ट क्रिमिनल्स के साथ डील करना है और दिन रात करना है, तो मुश्किल जॉब है। अच्छा, एक पुलिस अफसर जो इन्वेस्टिगेशंस करता है, मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है मुजरिमों से हर एतबार से पूछने के लिए वो तैयार होता है, जिसमें बाज़ दफ़ा टार्चर भी देना पड़ जाता है ऐसे मुजरिमों को, कानून के नज़र में रह, कानून के दायरे में रह के। तो क्या पुलिस अफसर नॉर्मल होता है नॉर्मल लाइफ के अंदर, घर के अंदर जाके वापस? जी नॉर्मल तो होता है, लेकिन कमिटेड इस हद तक बंदा हो जाता है कि आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। आप दिन रात एक ही सर्कल में घूम रहे होते हैं, और चूँकि आपने लोगों को इंसाफ फराहम करना होता है तो उसमें डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। आप जितना जल्दी हो सके आप लोगों को उनकी शिकायत का अजाला करें। 24 घंटे का ऑफिसर या मुलाजिम माना जाता है पुलिस का अहलकार या अफसर। 24 घंटे सर्विस करने के बाद या उसके बायस वो लोगों से दूर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद लोग फिर उनसे दूर रहते हैं। जी ऐसे ही है। हमारा चूँकि जो रूल्स हैं, पुलिस रूल्स 1934 के बने हुए हैं, उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर था यहाँ पे, उन्होंने बनाए थे, तो उसके मुताबिक जो है वो पुलिस वाला जो है वो 24 आवर राउंड द क्लॉक उसने सर्विस करनी है। तो सारी सर्विस राउंड द क्लॉक ही वो चलता रहता है, और रिटायरमेंट के बाद वो फिर उससे डिसएसोसिएट हो जाता है।
पुलिस की नौकरी आप क्या समझते हैं हमारे खित्तों के अंदर मुश्किल है? आप बाहर भी गए इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बाहर भी इसी तरह मुश्किल है? जी, मैंने बाहर फॉरेन कोर्सेज भी किए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं, लॉज जो हैं, वो अमेंड किए और उनको इम्प्रूव किया। वहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद आपकी प्राइवेट लाइफ होती है। क्या पुलिस वाला ज़ाती ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले सवाल किया आपसे, मैं जानना ये चाह रहा था कि लोग समझते हैं कि शायद पुलिस के हवाले से ना एक लोगों में एक परसेप्शन जो पुलिस अफसरान के बारे में ये फैला हुआ है कि ये बड़े सख्त लोग होते हैं यार, ये बड़े हार्ड हैं। जैसे आपकी पर्सनैलिटी यही लगती है कि शायद आप हार्ड होंगे ना, अगर आपको स्क्रीन पे देखा जाए या जो लोग आपको नहीं जानते हैं। क्या ऐसा ही होता है? देखें, पुलिस वाले को हार्ड भी होना पड़ता है। जब आप क्रिमिनल्स से डील कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे आप लाड प्यार तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जब मज़लूम से आप डील कर रहे हैं तो फिर आपको हम्बल होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो इस तरह मिली जुली कैफियत होती है। जहाँ पे आपको सख्त होना चाहिए वहाँ पे आपको सख्त होना पड़ता है। नहीं, लेकिन क्या हकीकी ज़िंदगी में भी वो सख्ती रहते हैं या नॉर्मल इंसानों की तरह वो बिहेव करते हैं पुलिस अफसरान? मैंने पहले बताया कि जो आपकी सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब ज़रूर होती है, क्योंकि आप राउंड द क्लॉक एक सर्कल में चल रहे हैं और उससे ज़िंदगी आपकी अफेक्ट होती है। लेकिन प्राइवेट और सोशल लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोशल लाइफ गुजारते हैं आप भी? किसी हद तक। लेकिन फील नहीं करते यार बाकी लोग आज़ाद हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं? अब डिसिप्लिन फोर्स के अंदर होकर कुछ चीज़ों को ना अपने ऊपर लागू भी करना पड़ता है ना इंसान को, सोसाइटी के एतबार से। बाहर उस तरह से घूम फिर नहीं सकते, आम लोगों में होटलिंग नहीं कर सकते, जो कॉम्पिटेंट अफसर मैंने देखे हैं मोस्टली। तो आपको भी ख्याल आता है यार बाहर कहीं बैठना चाहिए पब्लिक में, आम दोस्तों में, लोगों में? जी बिल्कुल, उसका पूरा मुझे एहसास रहता है। लेकिन एक तरफ यह है कि आप अपना फालतू वक्त होटल में या घूम फिर के गुजार दें। दूसरा यह है कि वही वक्त आप किसी मजलूम और ज़रूरतमंद के लिए वक्फ कर दें। तो कहाँ सोशल लाइफ के लिए क्या बैरून मुल्क जाते हैं, क्या करते हैं? जी, बैरून मुल्क भी जाता हूँ और फैमिली को भी टाइम देता हूँ, दोस्तों को और रिश्तेदारों को। पुलिस सर्विस में आप सेटिस्फाई हैं? एक ASI से शुरू होने वाला करियर SSP तक पहुंचा, मुख्तलिफ एजाज़ात दिए हुकूमतों ने। आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे, क्या सेटिस्फाई हैं अब तक कि आज तमगा इम्तियाज़ भी मिल गया, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल भी है, प्रेसिडेंट मेडल भी है, एक ब्राइट कैरियर है, सर्विस एंड की तरफ है, बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हैं कि यार मैंने जो डिलीवर किया था उसका मुझे रिवार्ड 100% मिल चुका है? देखें, पुलिस सर्विस जो है वो मेरी कभी भी चॉइस नहीं थी ज़िंदगी में, और मैं जब पुलिस में आया तो फिर मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेने और मेरा रिज़्क इसमें लिखा हुआ है। और उसमें जो कुछ मुझे मिलता रहा, जो कुछ मैं करता रहा, उसका जो रिवार्ड मिलता रहा, मैं उस पर सेटिस्फाइड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। 100%? जी, इंसान 100% तो कहीं पे भी नहीं जी मुतमिन होता, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद क्या क्या प्लान है? चूँकि सवाल आखिरी कर दिए थे, मैंने कहा जैली जोड़ लें इसको साथ। जी, सर्विस का रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है बंदा फैमिली को टाइम देता है, बच्चों की एजुकेशन उन पे ज़्यादा तवज्जो देता है। सबको ख्वाहिश बाकी तो नहीं रही, अब कोई तशनगी रह गई हो यार, अब ये भी हो जाना चाहिए, ये करना है? देखिए, इंसान की ख्वाहिशात तो कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो सब्र है और कनात वो अल्लाह ताला को पसंद है, और मैं इस पे मुतमिन हूँ जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया। ज़्यादा निजी लाइफ में भी सीरियस मूड में रहते हैं आप या मुस्कुराते रहते भी हैं? ज़्यादा नहीं मुस्कुराता हूँ, ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात। बहुत शुक्रिया जी। मैंने कहा चले आखिरी सवाल ऐसा किया जाए, हम भी क्या लगा लें आपके साथ इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने आज के पॉडकास्ट में गुफ्तगू सुनी और देखी भी। सीनियर पुलिस अफसर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के राजा इरफान सलीम साहब ने हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से नवाजा था और जिसका ऐलान गुज़िश्ता बरस अगस्त में किया गया था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।
You are watching Opinion HD.